महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा जब से मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है तब से लाइमलाइट में बनी हुई है। लेकिन अब ये शादी कंट्रोवर्सियों का बहुत बड़ा अंबार लेकर आ गई है। यहां तक कि शादी को शून्य यानी कि निरस्त करने की अपील भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है फरमान खान के लिए। फरमान खान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बहुत बड़ी मुसीबत अब फरहान पर आ रही है। मोनालिसा की शादी से लेकर अब तक खूब कंट्रोवर्सी हुई। मोनालिसा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हुए देखा गया तो उनके परिवार को कुछ और ही बयां करते हुए नजर आए। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी आए दिन नए नए खुलासे करते रहते हैं। मोनालिसा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 18 साल की नहीं है और ये अब कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है। उसके डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की गई है और उसके बाद अब फरमान खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मोनालिसा से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आ चुका है। सनोज मिश्रा ने भी कहा था कि वो कहीं ना कहीं सही ही निकले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग हैं। उसने जब फरमान खान से शादी की थी तब वो 18 साल की नहीं थी। प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग से शिकायत की, जिसके बाद इस मुद्दे की जांच बढ़ाई गई। अब यह क्लियर हो चुका है कि मोनालिसा की शादी के वक्त मोनालिसा की उम्र 18 नहीं बल्कि 16 साल 2 महीने और 12 दिन थी। सनोज मिश्रा ने इस पूरे मामले में क्या कहा, सुनिए। साथियों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं जिसका इंतजार देश, राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मी कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसके साथ शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया, मीडिया के माध्यम से भी उठाया और लगातार मैं भाई उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहा पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी है और ये जनजाति समुदाय से है। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मैं आपको भी उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही पीएफआई और सीपीआईएम की जो नेताओं की सक्रियता रही इसमें, उस पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग ने माना है कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये प्यार है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा साफ जाहिर था और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर से, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पंचायत, पुअर गांव के पंचायत है जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर यह शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महसर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। आयोग ने इसके साथ ही 22 अप्रैल को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी तलब किया है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस
जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा, और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात में मेरा देश पूरा मेरे साथ आकर खड़ा होगा, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई, किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि ये साक्षात साफ साफ चोट पहुंचाने वाली बात थी। और इसको जब देखा इस जिहादी ने कि ये मैं लगातार, चूंकि मंच पर आवाज मैं ही उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं ही इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ, और इसके साथ बहुत सारी चीजें जो मेरे बारे में और अपने पिता के बारे में भी उनसे गलत बुलवाया गया, उनको मां के शराबी कहा गया, पिता को अय्याश कहा गया। ये सब पूरे देश ने देखा और श्री कृष्ण पर भी उसने बयान दिलवाया ताकि अपने आप को कृष्ण साबित कर सके। लेकिन पूरे देश ने देखा, पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा, क्योंकि देश ने देखा कि मैंने कितना कुछ सहा है। इस फिल्म को बनाने को लेकर, द डायरी ऑफ मणिपुर को बनाने को लेकर कितना कुछ मैंने सहा है। इसके पहले भी इसी संगठन के आदमी वसीम रिजवी जिसका नाम है, उसके जरिए मुझे जेल भिजवाया गया था, कुछ 1 साल पहले की बात है, ताकि फिल्म रुक जाए, लेकिन फिर भी नहीं रुकी। और जब फिल्म रिलीज होने के कगार पर आई, तब इस तरह का कांड करके, जिस तरह उसको फंसाकर यहां से ले जाया गया, वो भोली भाली लड़की है, मैं आज भी यही बोल रहा हूं, उसे कुछ नहीं पता है, उसे दिमाग है नहीं उसके पास। और जिस तरह उसको ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरह उसको समझाया गया, उसके परिवार को जिस तरह धोखे में रखा गया, पूरे देश ने देखा। और आज आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुझे फंसाने के लिए कांड किया गया था कि मोनालिसा को आगे करके मुझे भी फंसा दिया जाएगा, और फंसाने की अभी भी राजनीति चल रही है, उन लोगों का जो एजेंडा है वो चल रहा है। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा, और आपके सामने हमेशा यही, मैं जो अपने शब्द से कभी नहीं पलटूंगा, मैंने कहा अगर जिस लड़ाई को मैंने हाथ लगाया है उस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। नतीजा कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है, और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे मुझे झूठे केस में जेल ही क्यों ना जाना पड़े। जैसा कि लोगों ने तैयारी कर रखी है अंदर अंदर मुझे जेल भेजने की, अभी भी कर रहे हैं लोग, कि उसी से बयान दिलवाकर और मेरे खिलाफ कोई FIR वगैरह दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवा दिया जाए। तो ये उन लोगों की अपनी साजिश है, चल रही है उनकी। लेकिन पूरा देश, समाज, न्याय व्यवस्था हमारी, हमारा संविधान, हमारे देश के लीडर सब तो देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है। क्या लव जिहाद पर फिल्म बनाना गुनाह है? क्या धर्मांतरण पर फिल्म बनाना गुनाह है मेरा? और अगर इस तरह का गुनाह है तो मैं सनातन के लिए और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा करूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, जैसे मैंने पिछली बार द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाई, जिसमें बेबाक तरीके से मैंने वहां की व्यवस्था को दिखाया था कि किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और किस तरह से वहां की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जो है, वो कैसे वहां पर लोगों को नागरिकता देती है, कैसे उनको वोटर ID देती है, किस तरह से उनको अपना वोट बैंक बनाया जाता है, पूरा खुलकर दिखाया। और मैं बंगाल सरकार के निशाने पर भी रहा, वहां पर भी मेरी जान पर बनी थी, जैसे अभी बनाई थी। और अपमान के दौरान इस बीच इतना कई बार हुआ कि इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुई मेरी मोनालिसा के बयान को लेकर के, कई बार मेरे दिमाग में आया कि इस अपमान भरी जिंदगी से तो मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन महादेव ने मुझे शक्ति दी, आप सबकी ताकत रही, आप सबके कमेंट्स में पढ़ता था तो मुझे ताकत मिलती थी, और मैंने आत्महत्या जैसा ख्याल दिल से निकाल दिया। मुझे हर उस स्टेज पर ले जाकर मुझे पीड़ित और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर मैं टूट चुका हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि बहुत कई करोड़ रुपए मैंने इसमें फिल्म में खर्च कर दी और फिल्म भी आखिरकार डंप हो गई। क्या दोष था मेरा? यही था कि मैं एक आम लड़की को खास बनाना चाह रहा था, एक मिसाल बनाना चाह रहा था, मैं गलत साबित हो गया। लेकिन फिर भी फिल्म अलग रह गई, मैटर अलग हो गया, मुझे लड़ाई लड़नी थी और इसमें हम विजयी हो रहे हैं। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि लड़की मोनालिसा अंडर एज है, ये नाबालिग है, और नाबालिग होने की वजह से अब इस पर कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, और लगातार ये 2-4 दिन के अंदर आपको सारी चीजें सामने क्लियर हो जाएंगी, बातें सब क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्र में जितने भी लोग, हमारे राष्ट्रवादी लोग जो थे, सब ने मुझे बहुत साथ दिया मेरा, और जितनी भी मेरे ऊपर लांछन या आरोप लगाए गए थे, सबसे मुझे लोगों ने ताकत दी, हौसला दिया, और ये साबित कर दिया कि सच की जीत होती है। और इतनी जल्दी जीत हो जाएगी मुझे नहीं पता था, मैं तो रात दिन सिर्फ भाग रहा था, रात दिन सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा था।
लेकिन आज जब ये चीजें आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूं क्योंकि मुझे सब चीजें अभी ऑथेंटिकल तरीके से मेरे पास आ गई हैं और मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा और साथ में ये कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर हमेशा के लिए अंकुश लगना चाहिए और बहुत सारे ऐसे कानून हमारे देश में हैं जो लचर, उनको बहुत मजबूत करके बनाना चाहिए ताकि कोई भी किसी के बारे में या किसी के बारे में इस तरह का लांछन न लगा पाए, किसी को मानसिक रूप से पीड़ित न किया जाए कि आदमी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। मैंने तो सिर्फ गरीब परिवार की आवाज उठाई थी और उस बच्ची की आवाज मेरी जो आवाज दबा देने की कोशिश की गई क्योंकि वो गरीब की आवाज थी, लोगों की आवाज थी, जनता की आवाज थी। मैंने फिल्म को दरकिनार कर दिया कि फिल्म मुद्दा नहीं है। कई सारे लोगों ने कहा कि ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। आज से उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं कोई फिल्म रिलीज नहीं करने जा रहा हूं। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया, तो इस तरह की बातें मत करो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहे कि आखिर इनको क्या इंटरेस्ट है, इतना क्यों पगलाए हुए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा, नेगेटिव जो लोग वामपंथी लोग, उन्होंने कहा कि इसको क्या तकलीफ होगी, शायद इसको नहीं मिली होगी। तो ऐसे लोगों में ये कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो अपनी माँ बहन को भी गंदी नजर से देखते होंगे। ऐसे ही लोग इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं। आप एक उस आदमी से पूछिए कि फिल्म बनाना एक सपना होता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, बंगला खरीदना, जमीन खरीदना नहीं होता है, ये सपना होता है। और सपने पर पैसा लगवाना, सपने को उस पर फंडिंग कराना और उस पर फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम होगा। ये छोटा काम नहीं है, इसके पीछे मेरे 35 साल लगे हुए हैं, तब लोग थोड़ा बहुत मेरे पे विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है फिल्म बनाना। कोई ऐसा नहीं कि हंसी खेल नहीं कि बन गया, बस लोग कह दिया तो बन गया। तो कोई बना के दिखाए मुझे। ये प्रॉपर फिल्म होती है, करोड़ों रुपए, लोगों की साख, इज्जत, मेहनत, दिमाग, मानसिक परिश्रम, सब कुछ लगा होता है, तब एक फिल्म तैयार होती है। और उसको इस तरह से डिनाई कर देना है, उसके बारे में कोई कमेंट पास कर देना गलत बात है। कि इनका इंटरेस्ट रहा हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत गंदे कमेंट ये भी किए कि इसको नहीं मिली होगी। क्या नहीं मिली होगी यार? मतलब क्या आप भी अपने माँ बहन को इसी नजर से देखते हो क्या? मैं तो बेटी थी हमेशा मेरे लिए, तो इतना गंदा तो मत सोचो। ठीक है, वो भटक गई रास्ता, आज नहीं तो कल हो सकता है आएगी। और जो सच्चाई की लड़ाई में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, वो लड़ाई अंजाम तक पहुंचने जा रही है। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे में फरमान खान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार पोस्को एक्ट के तहत फरमान खान पर एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, फरमान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के संग छेड़छाड़ की वजह से फरमान को जेल होगी, और जेल भी 10 सालों की। मोनालिसा के परिवार ने तो पहले ही कहा था कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश हुआ है, तभी उसने शादी की है। और अब ये सारा मामला जब सामने आया है तो बवाल हो रहा है। तो क्या फरमान को 10 साल की सजा होगी?